बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज हमारे साथ हैं अरकम मेमन साहब, जो कि वीज़ा वर्क्स के सीईओ हैं। आज इनसे बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा के बारे में, और जो हमारे यंगस्टर स्टूडेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए डिटेल से इनसे पूछेंगे कि किस तरह से यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यूके जाने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमन साहब, अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का जी। आप सुनाएं, काम शाम कैसा चल रहा है मेमन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। जी, मैं तो आपसे काफ़ी दिन हाँ, से कह रहा था कि जी टाइम दें किसी दिन, और स्टूडेंटों को थोड़ा गाइड करें। आजकल जिस तरह पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हालात हैं, बहुत सारे लोग जो है इंटरनेशनल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा खासकर। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा पे ही लड़के बाहर जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कितने दिन से आपसे टाइम मांग रहा था। आज आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि आज आपने टाइम दिया। नहीं, मैं और शर्मिंदा हूँ। आप इनफैक्ट काफ़ी टाइम से कह रहे थे, मैं बस काम की मसरूफियत की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। फाइनली आज मौका मिला। तो आप ही जी, के सजेशन पे हमने फिर मैं इस पॉडकास्ट के इसको सेशन मैं में तो बनाने का आपसे फैसला किया। मैं तो आपसे अक्सर कहता रहता हूँ कि जी जब भी कोई गपशप करनी हो तो लाइव आ जाया करें और लाइव ही गपशप कर लिया करें। जो भी बात हो, चलो जो हम आपस में बातें करते हैं तो उससे किसी और का एडवांटेज हो जाए, कि जो कोई बंदा बिल्कुल। सुने, जो कोई सुने उसे भी पता चल जाए। डिजिटल मार्केटिंग की बातें हो रही हो, बिजनेस ग्रोथ की बात हो रही हो, और यूके वीज़ा की या यूरोपियन वीज़ा की जो भी गपशप हो उसको लाइव करें। कि लाइव गपशप करने से, क्योंकि एक ये कोई नॉर्मल जैसे कोई प्रोग्राम होते हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड और बड़े वो टिपिकल सी बातें, इस तरह की तो बातें हैं नहीं। हमारा तो प्रोग्राम का नाम ही डिजिटल गपशप है, कि जो आपस में बातें करते हैं बिल्कुल। वही जो है ना लाइव गपशप करें। बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम है बिलुमूम जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है और आप गपशप कर रहे होते हैं, काम की चीज़ें आपको इन्हीं गपशपों के बीच में सुनने को मिलती हैं। अब एक ऑर्गेनाइज़ सेटिंग में हम लोग बैठे होते हैं, नपे-तुले अल्फाज में बात करनी होती है, नपे-तुली चीज़ें बात करनी होती हैं। तो जो मैसेज होता है वो अक्रॉस जाता नहीं है क्लाइंट को, या अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए मेरे ख्याल से ये प्लेटफ़ॉर्म और ये जो नॉर्मल गपशप है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जी, इसके ठीक है लिए जी माज़रत मेमन साहब, चाहता फिर हूँ। थोड़ा सा ठीक हो गया जी, थोड़ा सा गाइड करें जी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जी पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेंड है आजकल, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हर दूसरा बंदा समझ लें कि फ़ॉरेन वीज़ा लेना चाहता है। आज सुबह ही मैं फेसबुक पे एक फ़नी पोस्ट पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर कनाडा के बारे में थी, कि अगर कैनेडियन सारे पाकिस्तानियों को वीज़ा दे दें तो सारे पाकिस्तानी वीज़ा लेके कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। तो करंट सिचुएशन में तो हालात हैं भी ऐसे ही, और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यूके के बारे में बताएं कि यूके अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से स्टार्ट करते हैं हम? अच्छा, देखिए, एक कंसल्टेंट की सेटिंग में मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि जब हमें एक क्लाइंट अप्रोच करता है, अपनी सर्विसेज़ हमसे एक्वायर करता है, तो हम सबसे पहले तो उनकी असेसमेंट करते हैं। उन उन चीज़ों में हम असेसमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि क्लाइंट की प्रीवियस जो स्टडी है वो क्या रही है, स्टडी के साथ-साथ क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है। तो उसकी बुनियाद पर फिर हम लोग जो है, और ये कि जो स्टडी गैप्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें मैटर करती हैं यूके में, तो हम उस चीज़ को एक-एक चीज़ को देखकर हम लोग जो है क्लाइंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भई आपकी जो स्टडी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में या इस पर्टिकुलर कोर्स में होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम क्लाइंट से जब बात कर रहे होते हैं, तो हम क्लाइंट से भी पूछते हैं कि भई आपके ज़हन में क्या है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं? और हम उससे एक ठोस वजह पूछते हैं कि आप ये भी अगर पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी रीज़न क्या है पढ़ने की? तो चूँकि आपने भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिसर्च की होगी, आपने भी माइंड अगर बनाया है वो चीज़ पढ़ने का, यूके पढ़ने का, तो कुछ ना कुछ तो आपने भी सोचा होगा, कोई ना कोई थिंकिंग की होगी। 4 लोगों से उठ के बैठे होंगे, कंसल्टेंट से बातें की होंगी, ऑनलाइन गए होंगे। तो हमारा प्रोसेस सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट यही होती है कि हम इनिशियल असेसमेंट करें क्लाइंट की। उसके बाद जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये क्लाइंट जो है सूटेबल है इस प्रोग्राम के लिए, और वो रिक्वायरमेंट मीट करता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अलग-अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। कहीं पे आईएलटीएस होता है,
और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज होती हैं, कहीं पे चाहिए है, मास्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आप बैचलर्स में एक मखसूस सीजीपीए या एक आपका जो परसेंटेज होनी चाहिए, और अगर आप बैचलर्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपके मार्क्स कितने हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इन सारी चीजों को जब हम कंपाइल करते हैं, एक फाइल अपग्रेड करते हैं, डॉसियर हम कहते हैं उसको ऑफिस में, हम डॉसियर में देखते हैं, क्लाइंट के साथ बैठ के फिर हम डिस्कस करते हैं और फिर उनको सिलेक्शन देते हैं। अगर तो क्लाइंट स्पेसिफाइड नहीं कर रहा किसी यूनिवर्सिटी को कि मुझे इसी मखसूस यूनिवर्सिटी में यही प्रोग्राम जाके पढ़ना है, तो फिर हम उनको चंद ऑप्शंस देते हैं जो बजट फ्रेंडली भी हो साथ साथ, क्योंकि हम लोग देखते हैं क्लाइंट को और अपने कंट्री को फोकस करते हैं। आप एक मिडिल क्लास कंट्री से और स्पेशली एक ऐसे कंट्री से जा रहे हैं जिसका इस वक्त जो है इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो और जरूरी नहीं कि हर कोई अफोर्ड कर सकता हो महंगी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ना। तो इसीलिए फिर हम क्लाइंट को पहले तो बजट रिस्ट्रेंट्स होते हैं काफी चीजों पे, हम उसको मद्देनजर रखते हुए ये देखते हैं कि क्लाइंट के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज रहेगी, और अगर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में उनके लिए ठीक है। तो इनिशियल और मेन प्रोसेस तो बेसिकली यही होता है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेसेस होते हैं, उसमें इंटरव्यूज आजकल यूनिवर्सिटीज लेती हैं, उनको बोलते हैं एसीआई एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज। वो इंटरव्यूज हैं, उनके प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑब्वियसली हम क्लाइंट्स को हमेशा अपने क्लाइंट्स को इम्प्लोर करते हैं कि आप अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद ड्राफ्ट करें, आप हमें खुद दें, ताकि आपको मालूम हो कि आपने क्या पढ़ा है आज तक, आप क्या करना चाहते हो, और इस जो आपकी कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं इसका आपको क्या फायदा होगा। तो उस सारी चीजें के उस प्रोसेस के बाद जो है इंटरव्यू प्रोसेस के बाद हम जब क्लाइंट की फीस पे करवाते हैं, फिर हम बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह रखनी होती है, क्योंकि एक मैंडेटरी प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, एक सर्टेन टाइम लिमिट तक एक बैंक स्टेटमेंट रखनी होती है। बैंक स्टेटमेंट रखवाने के बाद हम जब उन सारी चीजों को फुलफिल कर लेते हैं, तो एज यू ऑलरेडी नो कि जो आजकल प्रोसेस है वो प्रीटी मच एवरीथिंग ऑनलाइन। आपका वीजा प्रोसेस हो, सब कुछ ऑनलाइन होता है। हम वो प्रोसेस करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं क्लाइंट की कि अब आप अपनी जाके जो है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स जो है वो देकर आए और पासपोर्ट सबमिट करवा के आए, ताकि आपका जो प्रोसेस स्टार्ट हो सके। जी। अच्छा, नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी फीसेस की क्या रेंज होती है? नॉर्मल यूके में इस वक्त जो है फीस की क्या रेंज चल रही है? अच्छा, ऑन एवरेज एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप देखते हैं तो बिटवीन 14 से 16,000 पाउंड एक एवरेज अच्छी जा रही है। जरूर है, बिल्कुल कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इससे काफी कम पे भी जो है वो आपको आपकी कोर्सेज ऑफर कर रही होती है। बिलखुसूस बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज आजकल हैं। तो काफी यूके में यूनिवर्सिटीज हैं जो 11,000 पाउंड, 12,000 पाउंड, 13,000 पाउंड वाले टीयर में कैटेगरी में आपको वो ऑफर करती हैं। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, कौन सी जगह पे आपको उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ कोर्सेज की पाइनियर्स होती है। तो जब आप पाइनियर होते हैं तो आपको ज्यादा अप्रोच होती है उस सब्जेक्ट के ऊपर, आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। हम ये भी देखा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे एक क्लाइंट रिसेंटली जो है वो गेम डिजाइन पढ़ना चाह रहे थे मास्टर्स। तो इंग्लैंड में भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक अच्छी फीस पे बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज थी जो आपको वो कोर्स पढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग सेलेक्ट की, क्योंकि वो कोर्स वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे, उसका स्कोप ज्यादा था। तो देखिए ना, ये छोटी छोटी निटी ग्रिटीज होती है। हम ये जरूर देखते हैं क्लाइंट के लिए कि भाई यही कोर्स अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी भी तो देखनी है आपको कि चांसेस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी क्या है यहाँ पे। तो हम उस चीज को फोकस में रखते हैं। ठीक है, 14,000 से 16,000 पाउंड की आप बात कर रहे हैं। 14,000 पाउंड की अगर बात करें तो तकरीबन पाकिस्तानी 45 लाख रुपया बनता है एक साल का। तो आप क्या मतलब समझते हैं, 45 लाख रुपया यूके में वीजा के लिए पे करना वर्थ करता है कि एक बंदा 45 लाख रुपया साल का फीस पे करके यूके जाए? देखिए, एस्पेक्ट्स होते हैं हर चीज के ना काफी। आप अगर एक अपना एक फ्रेमवर्क आपने बनाया हुआ है, आप उस फ्रेमवर्क के तहत देखेंगे चीजों को तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारा एक मखसूस फ्रेमवर्क है, हम देखते हैं, और चूंकि हम स्टूडेंट सेंट्रिक हैं,
हम ना सिर्फ कंसल्टेंट्स हैं, उससे पहले हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग करियर काउंसलर्स हैं और एजुकेशनल काउंसलर्स हैं। हम काउंसलिंग करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट है उसकी नीड क्या है, नीड बेस्ड असेसमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं क्लाइंट को कि अब ये जो ये चीज पढ़ने जा रहा है उसको क्या यूके में ही पढ़ने का फायदा होगा कि नहीं होगा। अब आउट ऑफ ऑल कंट्रीज हम यूके को इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यूके की हिस्ट्री बहुत रही है एजुकेशन फील्ड के हवाले से, और कॉलोनियल पास भी हमारा रहा है, तो लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं होते हमें। हम जब देखते हैं कि आजकल फीसेस, चूंकि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है और पाउंड का जो रेशियो ऊपर जा रहा है, तो हम फिर उसमें ये देखते हैं कि भाई अगर ये कोर्स ये क्लाइंट ने यूके में ही पढ़ना चाहिए, वर्थ क्यों है उसके लिए। फिर हम देखेंगे कि भाई ये कोर्स है, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी, आपने ये टर्म सुना होगा जब हम यूके में आ जाते थे, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी देखी जाती है इस कोर्स की, और उसका देखिए वो स्कोप देखा आपकी जाता है बातें ना सारी सिर्फ ठीक, यूके में। आपकी बातें ठीक हैं, मतलब आप एनालिसिस करते हैं हर तरह से। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो सब लोगों का मोस्टली 99% लोगों का मोटिव होता है कि वहाँ जाके जॉब करेंगे और पैसे अर्न करेंगे। स्टडी का मोटिव लोगों का होता ही नहीं। तो क्या आप समझते हैं 45 लाख रुपया साल का लगा के, तो वहाँ पे वो क्या एक साल में अर्न कर सकता है अपनी मनी वापस? वो वहाँ से कैसे मतलब रिटेन कैसे करेगा? अगर तो आपकी इंटेंशन ये है तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है। आप एक अल्टीरियर मोटिव लेके जा रहे हैं। अगर आप पढ़ने की नीयत से जाएंगे, आपका जो फोकस पढ़ाई पे होगा, तो आप देखें ना, काफी सारी फीस जो है ऑलमोस्ट हाफ द फीस आप यहीं से पे करके जा रहे हैं। अब आपका गोल क्या है? हाफ द फीस पे करना। वो आप इजीली निकाल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके, और बीच में जब आपको फुल टाइम पार्ट टाइम छुट्टियां मिलती 20 हैं। आवर्स, 20 आवर्स वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है? तो क्या 20 आवर्स में वहाँ पे वो मतलब इतना काम कर सकते हैं कि मैक्सिमम? अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ड्यूरिंग पार्ट टाइम वो 20 आवर्स वर्क करते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेटर निकाल के दिखाता हूँ जी। 20 आवर वो अगर वीकली काम करते हैं तो वो 4 वीक में काम करेंगे 80 आवर्स। और अगर वहाँ पे वो बहुत जो मिनिमम वेजेस है वो आपको पता है वहाँ पे कितनी है? अगर मैं कहता टेन हूँ पाउंड एन आवर। मिनिमम वेजेस से भी डबल अगर वो लेते हैं। अगर वो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मिनिमम वेजेस 10 है, वो 20 लेते हैं, तो उनको 20 80/20 तो 1600 बनते हैं, 1600 पाउंड बनते हैं अगर वो मिनिमम से डबल लेते हैं। 1600 पाउंड बनते हैं मंथ के। 1600 के अंदर से अगर वहाँ पे आप रहने के खर्चे जो है निकालें, तकरीबन वहाँ पे 500-600 पाउंड मिनिमम खर्चा हर मंथ का आपका हो जाता है। अगर आप शेयरिंग में भी किसी के साथ रह रहे हो, खाने पीने का और ट्रैवलिंग का ये सारे एक्सपेंसेस मिला के, अगर 1000 पाउंड भी आपको बचता है मंथली, तो फिर भी 12,000 पाउंड बनता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा डबल पैसे लगाए हैं मिनिमम से, फिर भी 12,000 पाउंड बनता है। फिर भी 14,000 पाउंड रिकवर नहीं होता, जो साल का मतलब कि अगर वो पे करके यहाँ से जाते हैं। ये 14,000 सिर्फ फीस है, कंसल्टेंसी फीस, टिकट फीस, ट्रैवलिंग, सारे एक्सपेंसेस इसमें शामिल नहीं किए। तो किस तरह से वो वहाँ पे जाके मतलब कि क्या बेनिफिट मिलेगा उनको? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपके पास एक ओवरसीज क्रेडेंशियल्स होगा जो आपके लिए दुनिया खोल देता है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो इवन यूरोप में क्यों ना हो, इवन यूके सेल्फ में क्यों ना हो। अगर आपका मकसद क्लियर पढ़ाई का नहीं है सिर्फ, और आप चाह रहे हैं कि मैं वहां पे साथ साथ एक काम भी करूं और करूं, तो फिर आपको थोड़ा सा ओवर थिंक करना पड़ेगा। चलिए मैं ठीक है, आपको एक मान क्लियर लिया बात जी आप, बता रहा हूँ। मान लिया जी जी। मकसद जो है पढ़ाई का है, प्योरली इंटेंशन जो है स्टडी करने की है, स्टडी करने के लिए गए हैं, डिग्री कर ली उन्होंने, पहले साल भी अर्न नहीं कर पाए पैसे, दूसरे साल भी नहीं कर पाए, 2 साल में डिग्री कंप्लीट कर ली उन्होंने, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट गया है। अब डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको पीएसडब्ल्यू, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं, 2 साल का मिलता है। उस पे उनके लिए चांसेस हैं अपने सारे पैसे रिकवर करने के। जब आप फुल टाइम में काम कर लेते हैं तो ये आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। अगर आप ये माइंडसेट बना रहे हैं कि आप अपने ये पैसे व्हाइल यू आर स्टडीइंग रिकवर करें, तो दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। ये आपको मौका मिलेगा इतने पैसे कमाने का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के टाइम, जब आपको 2 इयर्स का मिलेगा। और आजकल यूके की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज है, वर्क परमिट्स मिलना काफी आसान है, काफी सारी इंडस्ट्रीज में बूम है, बिलखुसूस आपका बूम है आईटी सेक्टर में, तो उसमें फर्दर आपकी पीआर और सेटलमेंट जो है वो बन सकती है उसमें। अच्छा ठीक है जी, आपने बात की जी
कि ड्यूरिंग स्टडी जो है रिकवर नहीं हो सकते, स्टडी के बाद 2 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। 2 ईयर का वर्क परमिट ले लिया, पैसे रिकवर कर लिए, अब 2 ईयर के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी वहाँ की। 2 इयर्स के बाद परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती यूके में। ऐसा कोई इमिग्रेशन लॉ या गाइडलाइन नहीं है जो आपको पीआर दे सके आफ्टर 2 इयर्स। तो उसके लिए एक आपको पाथवे फॉलो करना होता है। इमिग्रेशन के जो पाथवेज होते हैं, वर्क परमिट की अगर बात कर ले हम लोग एक्सक्यूज मी, अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, वर्क परमिट थ्रू स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, तो आपको 5 इयर्स स्पॉन्सरशिप पे निकालने पड़ेंगे पीआर लेने से पहले। ये आपके लिए देखें इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए और फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप बिगर पिक्चर को देखें तो आपकी पीआर हो जाएगी, सेटलमेंट आपकी यूके में खुद की होगी, साथ साथ में आपकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, मतलब यू आर एक्टिवली अर्निंग मनी। उसमें आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपने सारे मामला कर सकते हैं। तो जो है ना, अगेन घूम करके बात यही आती है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है। आपने पैसे कमाने हैं, गोल तो आपने क्लियर है, पढ़ना है, गोल आपने क्लियर पीआर हमारे लेनी है, आपने पाकिस्तानी, करना क्या है। गोल बहुत क्लियर है। यूके जाना है, वहां पे पैसे कमाने हैं और परमानेंट नेशनैलिटी लेनी है। गोल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इससे ज्यादा क्लियर क्या हो। लेकिन वो देखे ना, तो ये सेटलमेंट सीकर्स होते हैं, फिर ये जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं होते। अगर आप स्टूडेंट वीजा रूट यूज करते हैं तो ये आपके लिए रूट ठीक नहीं है। फिर आपने पढ़ना भी नहीं है वहां पर जाके, आपने उससे पता है नुकसान ये होता है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। गवर्नमेंट जो है मजबूर हो जाती है रूल्स चेंज करने पे आपकी इसी रवैये की वजह से। आपकी कंट्री का नाम बदनाम होता है। आपकी कंट्री में ये होता है कि भाई इस कंट्री से हमारे पास फेक स्टूडेंट्स आते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं होते, सेटलमेंट सीकर्स हैं। तो आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो अपनी कंट्री के लिए? वैसे तो हम मुहिब्बुल वतन है पाकिस्तान, हम श्योर हम सारे की कैपेसिटी में है, लेकिन आप अपनी कंट्री की तरफ ये कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि आपका नाम खराब कर रहे हो कंट्री का, कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट आते हैं ये पढ़ने की नीयत से नहीं आते हैं, ये सिर्फ सेटलमेंट सीकर्स हैं, ये सिर्फ कमाई की नीयत से आते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ से निकल ही सारे इसलिए रहे हैं कि इतने ज्यादा पैसे लगा के अगर वहां पे जाके स्टडी करनी है, वो सारी डिग्रियां तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो वहां पे जाके बिल्कुल। करने की कौन सी ऐसी स्पेशल डिग्री है जो यूके जाके होती है, पाकिस्तान में नहीं होती। सर कुछ स्पेशलाइज्ड जो होती हैं स्टेम डिग्रीज होती हैं वो आपको मिलती हैं। बिल्कुल, आपको अगर वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इन क्लास का वो चाहिए, वरना तो डिस्टेंस लर्निंग भी चल रही है। इनफैक्ट यूपी की काफी यूनिवर्सिटीज के जो कैंपसेस हैं वो दुबई में भी खुले हुए हैं। अगर आप यूके अफोर्ड नहीं कर सकते, यूके महंगा पड़ रहा है, तो आप एजुकेशन लेना मकसद है, यूके की डिग्री लेना मकसद है, तो आप जो है जाके दुबई में पढ़े, आपको डिग्री उसी पर मिलेगी, यूनिवर्सिटी की मिलेगी। आपकी जो क्रेडेंशियल्स होंगे उनकी जो अहमियत और वैल्यू होगी उतनी ही होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूके के अलावा और कौन कौन से कंट्री जो हैं स्टडी वीज़े के लिए आप रिकमेंड करते हैं कि यूके अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं तो कम एक्सपेंसेस पे जो स्टूडेंट कोई चूज़ करें, या यूके के लिए कोई स्कॉलरशिप ऐसी हो जिसपे स्टूडेंट के पैसे ना लगें, कि कम पैसों में यूके का वीज़ा लग सके, कोई ऐसी ऑप्शन कोई अवेलेबल है तो उसके बारे में कुछ बताएं। यूके के लिए इनफैक्ट कुछ स्कॉलरशिप बिल्कुल अवेलेबल हैं, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कुछ है, और जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसने भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो अनाउंस कर रखी होती है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आपको पता है वो बहुत वो होती हैं, चैलेंजिंग होती हैं और बहुत कम्पिटिटिव होती हैं। अगर तो आप एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं, थ्रू आउट आपका एक एक्सेप्शनल एक करियर रहा है या आपकी एकेडमिया जो रही है वो रही है आपकी चैलेंजिंग रही है और आप ज़हीन भी हैं, तो आप वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। चांसेस हैं इसके। अलबत्ता जो आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये कि हमारे बच्चे जो है अनफॉर्चुनेटली वो इतने जो है ना हाई जो है ना उसके इंटेलेक्ट के मालिक नहीं है, तो स्कॉलरशिप्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज इनको आ जाती है। अलबत्ता यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं आजकल, तो वो अपनी तरफ से खुद से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट डिस्काउंट या स्कॉलरशिप के नाम से कुछ यूनिवर्सिटीज 2000 पाउंड ऑफ कर देती हैं ओवरऑल फीस से, कुछ 4000, कुछ 6000। देखें एवरी लिटिल हेल्प्स, छोटी छोटी अगर आप अमाउंट भी कम करेंगे तो ये भी आपको हेल्प ही करेगी। तो यूनिवर्सिटीज भी करती हैं। अब आ जाते हैं इस बात पे कि अगर यूके आप नहीं कर सकते तो आपके लिए कौन सा कंट्री ठीक है। आपके लिए फिर मैं इस वक्त सजेस्ट करूंगा, करंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो में पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटीज को देखते हुए मैं आपको पहले नंबर पे पोलैंड सजेस्ट करूंगा कि बहुत सस्ती यूनिवर्सिटीज भी हैं, अंडर ₹1 मिलियन, मतलब 10 लाख से कम के खर्चे में भी आप जा सकते हैं।
जी। उसके बाद मैं क्रोएशिया भी करूंगा, क्योंकि क्रोएशिया इस वक्त अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो था, लेकिन जो है शेंजन जोन में अभी इसकी इनिशिएशन हो गई है जनवरी 2023 से। आप खुद यूरोप में रहते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा इस चीज का। अब आप लोगों का काफी इसमें जो होता है कंसर्न होता है, पॉइंट ऑफ कंसर्न, वो यही ये सब लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं। पहले तो हमें डरना नहीं चाहिए लैंग्वेज से, तो आपकी अच्छा है कि आप नई लैंग्वेज सीखिए। अगर आपको फिर भी वैसे, तो दूसरी चीज ये है कि आपको जो भी आप कोर्स पढ़ते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं। आपकी जो मोड ऑफ लर्निंग है थ्रू आउट इंग्लिश में ही होगा, वहां पर आपके टीचर्स इंग्लिश में पढ़ेंगे, आपके जो असाइनमेंट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, आपके लेक्चर्स इंग्लिश में होंगे, तो आपको इश्यूज नहीं होंगे। अलबत्ता नॉर्मल सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और जो मैं इंकरेज करता हूँ कि आप करें। ठीक है जी। फरहान साहब जी दोबारा आ गए हैं, लगता है फरहान साहब ने क्वेश्चन करना है जी। फरहान साहब क्वेश्चन है जी आपका कोई? अस्सलामुअलैकुम जी। ये क्वेश्चन तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन ये जो आप अभी मैं लेट ज्वाइन किया है तो इसका सारा प्रोसेस मैंने थोड़ा सुना नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा गाइड कर देना यूके का, और आप अगर अदर देन यूके का जो पॉलिसीज बता सकते। अच्छा देखिए फरहान साहब, जो प्रोसेस है ये काफी लेंदी है। लेंदी का मकसद ये है कि अगर हम प्रोसेस से बात करने पे तो मेरे ख्याल से आधा घंटा और उसमें चला जाएगा, 15-20 मिनट का प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो है ना प्रोसेस क्या होता है। भाई सबसे पहले तो आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो देखी जाती है, उनकी बेस पे हम जो है ना जज करते हैं कि आपको कोर्स कौन सा ठीक लगेगा, कंट्री आपके लिए ठीक कौन सा है, और फिर हम गैप्स देखते हैं। गैप्स कितने हैं आपके? मेरे ख्याल से फरहान साहब जी जी, अवेलेबल है, आप बता दें, अवेलेबल है, वो देख रहे हैं। अच्छा। तो मैं कह रहा था कि हम लोग जो है ना डिटरमाइन करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी वर्सेस फॉल, और उसके लिए जाहिर बात है एक प्रोसेस होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपने अगर कहीं पे काम किया वो देखते हैं, आपका बीच में गैप है तो आप उस गैप को जस्टिफाई करते हैं, वो चीजें लिखते हैं। फिर आप हमें प्रोग्राम बताते हैं अपना कि सर हमने ये प्रोग्राम पढ़ना है स्पेसिफिक, और हमें बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी चाहिए, तो फिर हम उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनाते हैं। असेसमेंट करने का मेन मकसद ये होता है। हम यूनिवर्सिटीज में आपके डॉक्यूमेंट्स जब फॉरवर्ड करते हैं, तो अगर तो आप उनकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो आपको एक फॉर्मल जो है ना कंडीशनल ऑफर जिसे कहते हैं वो दे देते हैं। अगर आप कंडीशन सारी मीट कर चुके हैं, इंग्लिश कंडीशन हो गई और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कंडीशन हो गई सारे, तो वो अनकंडीशनल ऑफर आपको देते हैं, जिसपे हमने सिर्फ फीस पे करके आपकी जो है ना सीट सिक्योर करनी होती है। उसके बाद हम लोग जो है कुछ यूनिवर्सिटीज आजकल उसके बाद इंटरव्यूज लेती हैं देखने के लिए कि ये वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है और इसका जो मकसद है इस कोर्स को चूज करने का, पढ़ने का, वो क्या है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो प्रोसेस आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जो है आपको लेके चलते हैं वीजा एप्लीकेशन की तरफ लेके चलते हैं। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ आपका जो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज आ जाता है हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसे कैश कहा जाता है, वो ऑफ कोर्स तब आता है जब हम उनकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड फीस होती है, इनिशियल डिपॉजिट पे कर लेते हैं। उसके बाद हम आपके जो है बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह रखवाते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। यूके के लिए 28 दिन की शर्त है कि 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट के बाद हम जब वीजा की तरफ आपका जाते हैं तो हम फिर उसके बाद वीजा अप्लाई भी आपके साथ बैठ के खुद करवाते हैं ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो जाए, और उसको थोड़ा चेक करते हैं 3 दफा सबमिट करने से पहले। फिर हम उसी दौरान आपकी जो अपॉइंटमेंट बुक कर ली जाती है ताकि आप जाके अपनी बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स लेकर आए और पासपोर्ट सबमिट करवा के आए। ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 वीक का है। उसके बाद आपको आपका वीजा मिल जाता है और फिर आप एक रिक्वायर्ड डेट पे आप जाके जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। ये तो हो गया यूके का खुलासा। यूके में सबसे अच्छी चीज ये है कि इनके इंटेक्स ज्यादा होते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्री से। यूरोपियन कंट्रीज में साल में मेजोरिटी में एक इंटेक आता है, वो भी सितंबर का होता है। कुछ कंट्रीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जनवरी और फरवरी, जनवरी बिलखुसूस इंटेक भी रखती है, फरवरी इंटेक भी रखती है, लेकिन मेजोरिटी जो यूरोपियन कंट्रीज में जो इंटेक्स आते हैं वो सितंबर के आते हैं। तो मतलब अगर यूरोपियन कंट्री में आपने पढ़ना है तो मकसद आपको पूरा साल प्रिपेयर करने के लिए पढ़ा है, पूरा साल आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चले कि भाई आपका जो है ना फायदा है कौन सी कंट्री में जाके आपकी कोर्स जो आपका डिजायर्ड प्रोग्राम है वो आपने कहाँ जाके पढ़ना है, कहाँ बेहतर रहेगा आपके लिए। ऑफ कोर्स हम चूंकि एक ऐसी नेशन से आते हैं कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हम फिर बजट को भी देखा करते हैं कि हम बजट फ्रेंडली हमारे लिए कंट्री कौन सा है। जी फरहान साहब, और कोई सवाल है आपका इसके अलावा?
जी ठीक है मेमन साहब, जो है बात होगी, आपने स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया। अच्छा, फीस आपने पहले बताई थी कि 14 से 16,000 पाउंड फीस है, तो बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है यूके के लिए? बैंक स्टेटमेंट कितने पैसे आपके होने चाहिए? अच्छा, पाकिस्तानी करेंसी में बताऊंगा, लोगों को आसान हो जाता है याद करना। तो बैंक स्टेटमेंट ना दो चीजों में मुश्तमिल होती है आपकी। एक तो जो रिमेनिंग फीस होती है, अब फॉर एग्जांपल 15,000 में से हम 7,500 दे चुके हैं फीस। अब जो 7,500 पाउंड आपकी फीस की वो दिखाने होते हैं, और हमने आपके जो 9 मंथ्स तक जो आप रहने के लिए खर्चा आपको चाहिए, इसको जो 1336 पाउंड है लंदन में बिलखुसूस रहने का, तो या 1300 पाउंड अमूमन होता है एक महीने का खर्चा, और हमने अंदाजा एक तखमीना लगाया हुआ है कि इतना एक स्टूडेंट को आएगा खर्च करने के लिए। तो उसको कैलकुलेट करके हम लगाते हैं। अगर मैं पाक रुपीज में बताऊं तो हम आजकल स्टेटमेंट 6 मिलियन और से अबव ही रखवाते हैं, और कोशिश करते हैं अबव ही हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन करेंसी की इतनी होती है कि बाय द टाइम आपकी स्टेटमेंट मैच्योर हो, वीजा अप्लाई करें, करेंसी की जो है ना वो रेट बहुत ऊपर जा चुके होते हैं। तो हम आजकल हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर आपकी जरूरत 5 मिलियन रखने की है तो हम 6.5 मिलियन रखें, क्योंकि यू नेवर नो, इतनी ज्यादा हाई हाई वॉलेटिलिटी है आजकल आपकी करेंसी में। ठीक है, और जिसके पास स्टेटमेंट नहीं है उसके लिए क्या तरीकाकार है? जिसके पास स्टेटमेंट नहीं है, देखिए ये थोड़ा सा लेस देन क्रेडिबल मीन्स है, इसको मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ डिस्कस करना चाहिए। तो चले, क्योंकि कोई रास्ता, हमारा तो कोई देखिए रास्ता मेरे अवेलेबल है आपके पास? चले स्टूडेंटों को जो है ना यहाँ पे रास्ते नहीं बताते तो स्टूडेंट बाद में फोन करके पूछ लेंगे आपसे। बिल्कुल, आप राब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि इसको बाईपास करने का क्या तरीका है। मतलब बैंक स्टेटमेंट दिखानी ही दिखानी है। अगर आपके पास खुद फंड्स अवेलेबल नहीं है तो ये फंड्स अवेलेबल कैसे करवाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन जेन्युइन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाए, तो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट पे हम इस चीज का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। जिसने स्टेटमेंट जिसके पास नहीं है वो मेमन साहब से पूछ सकता है, लेकिन 45 लाख रुपए आपके पास फीस का होना चाहिए मिनिमम, फिर ही आप स्टेटमेंट का पूछिएगा। 45 लाख के बगैर जो है ना जी यूके का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जो है इम्पॉसिबल है। अच्छा मेमन साहब, स्टूडेंट चला गया वहाँ पे, इंग्लैंड में पहुँच गया, उसके बाद जॉब वहाँ पे किस तरह की अवेलेबल है? काम क्या करेगा वहाँ पे? पाकिस्तान से कोई ट्रेनिंग श्रेनिंग लेके जाए या वैसे ही बस आंखें बंद करके स्टूडेंट वीज़ा लगवा के चला जाए? देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहता हूँ कि दो स्किल्स आपके पास हैं तो आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। एक तो कस्टमर सर्विस आपके पास होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है, क्योंकि वहाँ के लोग काफी महज़िब पोलाइट तस्वर किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। जिस तरीके से हमारे माशरे में मामला से काफी वहाँ पर, तो कस्टमर सर्विस, और सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज मैं कहता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं ना, और मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप सबसे बेस्ट पर्सन है। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग अगर आप सीख के तो सीख, आपको, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें फिर तो यूके जाने की जरूरत ही नहीं है मेमन साहब, फिर तो पाकिस्तान में रह के हाँ सब बिल्कुल कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं उन अशखास की जो बाहर जाना चाहते हैं। अगर हम ये बात करें कि भाई अगर एक बंदा जो है एक सस्टेनेबल अच्छी इनकम भी कमाना चाहता है और बाहर नहीं जाना चाहता अपने कंट्री में, इससे बेहतर बात ही कोई नहीं हो सकती। आप अपने कंट्री को ही डेवलप करें, अपने कंट्री में ही रिसोर्सेज अपने पुल करें, तो और क्या चाहिए। अगर हमारा मुल्क अच्छा हो, हमारा मुल्क सस्टेनेबल हो, तरक्की हो, तो हमें क्या जरूरत है मुल्क छोड़ के बाहर जाने की। सबसे पहली चीज देखिए दो, तो असल में हम लोग पता क्या है, मैं इस वक्त इटली में हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के मुझे भी फ़ोन आते हैं वीज़े के बारे में कि जी इटली का वीज़ा कैसे मिलेगा और इटली कैसे आ सकते हैं और क्या तरीकाकार है, इस तरह का। तो मैं यहाँ पे जो लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन जो है ना ज़्यादातर हमारा माना नहीं जाता। वो कहते हैं कि जी खुद तो वहाँ बैठे हुए हैं और हमें मशवरा दे रहे हैं कि यहाँ पे मत आना। तो मशवरा जो दे रहे होते हैं उसके एस्पेक्ट नहीं देखते कि मशवरा किस लिए दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं। मशवरा तो दे रहे होते हैं उन लोगों को कि जिनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिनके पास स्टेट वे नहीं है कोई आने का। जिस तरह 2 दिन पहले आपने देखा होगा, सब लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, जो एक कश्ती उल्ट गई है जिसमें तकरीबन कुछ 40 के करीब पाकिस्तानी जो उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरह के जो वेज हैं उनको मतलब के रोकते हैं कि ऐसे तरीकों से मत आओ। जो इलीगल वेज हैं, जो लीगल वे से जो आ सकता है उसको तो मैं मशवरा देता हूँ कि वो आए, और जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं।
अगर आप पैसे पकड़ के कर्ज लेके इधर उधर से पकड़ के आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं यूरोप में जाऊंगा और एंट्री लेते ही मुझे इतने पैसे अर्न होने शुरू हो जाएंगे और मैं लोगों को भी वापस कर दूंगा, तो उनको मशवरा देते हैं कि जी आप लोग बेटर है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई काम कर लें। जितने पैसे आप खर्च करके यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जैसे 45 लाख की बात हो रही है इंग्लैंड में जाने के लिए, तो 45 लाख रुपया लगा के, मैं नहीं समझता कि 45 लाख रुपया लगा के आपने यूके में जाके कोई बड़ा कोई अच्छा मतलब सेटल हो जाएंगे या बड़ा काम मिल जाएगा आपको। बेटर है कि वो 45 लाख रुपया आप पाकिस्तान में लगाएं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आप 45 लाख रुपए से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले उस काम में पैसे इन्वेस्ट करके करने से पहले आपको प्रॉपर नॉलेज लेना होता है उस काम का, कि ये काम कैसे होगा, इसको कैसे मैंने ग्रो करना है। विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी जो आते हैं ना यहाँ पे, खासकर जिन एरियाज के पाकिस्तानी हैं ज्यादातर यहाँ पे हैं, अपर पंजाब साइड के, यूरोप में ज्यादा पाकिस्तानी है। तो मोस्टली क्या करते हैं यहाँ पे आके, मोस्टली क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, ज्यादातर लोगों का बिजनेस ये है यहाँ पे आके वो वीजा एजेंट बन जाते हैं, कि वो खुद यहाँ पे कुछ नहीं करते, पाकिस्तान से और लोगों को भी बुलाते हैं कि तुर्की आ जाओ, तुर्की से फिर ऐसे वहां से इलीगल वे से, कि जो वीजा एजेंट्स हैं वो इतने इतने पैसे लोगों से ले लेते हैं कि मैं उनको ये अक्सर ये बात मेरी होती है कि आप यहाँ तो कुछ करने के काबिल नहीं है, यहाँ तो आपको कोई काम नहीं मिलता, और आप पाकिस्तानियों को ही उल्टा बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ। तो पाकिस्तानियों से ही पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान में कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख रुपया ले रहा है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे वीजे, अगर लीगल वीजे भी आते हैं, यहाँ इटली में तकरीबन 18,000 से 20,000 वीजा हर साल आता है एग्रीकल्चर फील्ड का, तो वो भी पाकिस्तानी उसका भी मिस यूज करते हैं। यहाँ पे मिस यूज कैसे करते हैं कि वो भी जो अगर पाकिस्तान में बैठ के कोई बंदा अप्लाई करे स्टेट लीगल वे में, उसको जॉब ऑफर मिल जाए और वो एम्बेसी में अप्लाई करे, उसको वीजा मिल जाएगा 6 मंथ का, और 6 मंथ बाद वो काम करके वापस पाकिस्तान चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर और लोगों ने आना हो तो और लोग आ जाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो जहाँ पे एग्रीकल्चर में ये ऑलरेडी पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं, उसके साथ ये इन्होंने लाइन सेट की हुई, मतलब एजेंट बने हुए हैं यहाँ पे भी, कि आप हम आपको अच्छे पाकिस्तानी बुला के देंगे जी काम करने वाले, और उन लोगों से ये ऑफर ले लेते हैं जॉब की, और पाकिस्तान में वो ऑफर 15 से 20,000 यूरो की सेल करते हैं। अब 15-20 हजार यूरो का मतलब है आपका कम से कम जो है, कम से कम मतलब कि वही 45 से 60 लाख रुपया बनता है, अगर 15 से 20 हजार यूरो की बात करें। अब 45 से 60 लाख रुपया लेके जिस बंदे ने ऑफर लेनी है, तो वो क्या 6 महीने बाद काम करके वापस जाएगा? 6 महीने में तो उसके पैसे मतलब कि समझ लें कि 25% बिल्कुल नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा वापस? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो यहाँ पे इलीगल वेज यूज करेगा। और अगर उसको विदाउट एनी कास्ट वीजा मिला होता तो वो आराम से 6 मंथ में काम करता और 6 मंथ बाद वो वापस जा सकता। तो इस वजह से फिर ये एक एजेंटों ने ये मतलब कि पाकिस्तानियों को ही मतलब लूट रहे हैं कि खुद से यहाँ पे जो काम करें, अपने आप को ग्रो करें, वो बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं वो यही मतलब कि एजेंटों वाले काम होना शुरू किए हुए हैं। अभी तो कुछ कम हो गए पिछले 2-3 साल से, इससे पहले तो यहाँ पे मतलब कि हर तीसरा बंदा जिससे पूछ लो तो उसका काम ही ये था कि पाकिस्तान से बंदे बुलवा रहे हैं जी, हमारे वो इधर फलां कंट्री में लड़के बैठे हुए हैं, फलां बॉर्डर क्रॉस करवाने जा रहे हैं, अब हम फलां बॉर्डर क्रॉस करवाने जा रहे हैं। वो कार पे लेके जा रहे हैं, ट्रेनों पे लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वैनें भर के लेके आ रहे हैं। मतलब काम ही ये था उनका कि मेन मतलब वो एजेंट ही बने हुए थे, और उसी को एजेंटी के पैसों से वो फिर पाकिस्तान में जब महल बनाते हैं और फिर पाकिस्तानी देखते हैं कि जी ये वहां पे पता नहीं कौन से दरख्तों से पैसे तोड़ रहे हैं। वो दरख्तों से पैसे नहीं तोड़ रहे होते, वो पाकिस्तानियों को ही उल्लू बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों को ही आप ही का फायदा लेके, आप ही का फायदा लेके आप ही को बेवकूफ बनाते, कहते देखो बाहर इतना पैसा है, आप यहाँ पर आएंगे तो आप भी पैसे कमाएंगे, तो मैं आपको लेके आ सकता हूँ, और जैसे मुझे दीजिए। कोई नया बंदा आता है, नया बंदा भी आते सारी जिस तरह वो ट्रैप हुआ होता है ना, वो भी आते सार वही काम शुरू कर देता है। क्या मैं पहुंच गया हूँ, वो भी पीछे फोन करता है मैं वीजा कंसल्टेंट हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। अब आपके पास रोजाना कितने लोग आते होंगे जो ये कहते होंगे जी हमारी यूरोप में एंट्री करवा दें, हमसे इतने पैसे ले लें, हमसे इतने पैसे ले लें। तो आपका तो मुझसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान में। मेरे पास जो है नहीं भी नहीं तो कम से कम 3 दर्जन कॉल्स ऐसे रोजाना आते हैं कि सर हमें बस किसी तरीके से निकाल दें यहाँ से, हम पैसे दे देंगे, डन बेस वाले काम कर लें, इतने पैसे ले लें, हमें वीजा लगवा दें या हमें डंकी लगवा दें, किसी के थ्रू करवा दें। मैं यही देखता हूँ ये डेस्परेशन जो है ना निकलने की, क्योंकि हालात पाकिस्तान में तो ठीक है नहीं, तो ये डेस्परेशन होती है ना, फिर जो
आपका फायदा उठाने वाले लोग हैं, आपकी डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है इस तरह के लोगों को, तो वो अपनी सारी जायदाद जो भी थोड़ी बहुत जमीन है, थोड़ी बहुत जमा पूंजी घर वाले ने रखी है, वो सारी बेच बाच के बाहर निकलने की करते हैं, और फिर वहां जाके मिलता कुछ भी नहीं है। यही धोखे खाते हैं। धोखे खाने के बाद उनके दिल में जो इंसानियत और रहम होता है वो मर जाता है, पत्थर दिल हो जाते हैं, फिर वो भी दूसरों को धोखा देना सीखते हैं, धोखा ही करते हैं। और उसके बाद एक और चीज जो है पाकिस्तान में आजकल एक और बड़ा इशू चल रहा है डन बेस पे। ये डन बेस पे इतने पैसे दे दें, ये एंट्री यूरोप की एंट्री और डन बेस, ये बड़ा एक इशू है जी बहुत पाकिस्तान बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड डन बेस। इस पे थोड़ी रोशनी डालें मेमन साहब, डन बेस पे जो है ना। सर डन बेस जो पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वीजा लग गया तो पैसे देना, नहीं तो अल्लाह खैर से लो। अब उसमें डॉक्यूमेंट भी हम लगाएं आपके, हर चीज हम आपके लिए, वो सही हो फेक हो कुछ भी हो, वीजा हम एक ले रहे हैं रिस्क, एक तरीके से हमने रिस्क खुद लिया है, डॉक्यूमेंट हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। आपका अगर वीजा आ गया ना हाथ में, तो फिर आपसे हम 15 लाख 20 लाख 25 लाख ले लेंगे, हमारी कॉस्ट भले 6 लाख 5 लाख आई हो, हमने आपसे जो है पैसे ले लेने। मतलब कहने का मैं इस रिस्क भी, सारी लोग हैं वो ये करते हैं धन बेच पे बेसिकली, और मेरे ख्याल से धन बेच से बड़ा फ्रॉड कोई है ही। और उसमें अगर वीजा नहीं लगता तो उसमें कहते हैं कि फिर हम इतने इतने पैसे काटेंगे क्योंकि हमारा भी अमाउंट लगा है ये सब करवाने में, और बाकी हम आपको रिफंड करेंगे। मतलब आपका घाटे का सौदा ही है ना, वहां जाकर भी कोई आपकी लाइन तो सेट है नहीं, आपने करना क्या है, आपने भी किसी न किसी के आश्रय जा रहे हैं, और वहां जाके आश्रय अक्सर गलत साबित होते हैं, कोई आपकी मदद करता तो है नहीं, आपको करना होता है। यहाँ से अगर खुदा न खास्ता वीजा नहीं लगता किसी चीज पे, तो जो डन बेस वाला वो कहेगा कि भाई मैंने बात तय तो आपसे 20 लाख 25 लाख की थी, लेकिन मेरा वीजा नहीं लगा, ओके फाइन, मैं आपसे पैसे पूरे नहीं लेता, लेकिन कम से कम 8 लाख 9 लाख मेरा खर्चा है आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, मुझे वो दो, वो मेरा बनता है, वो मैं जेब से नहीं लगाऊंगा। वो इस तरह करके भी पैसे निकाल लेते हैं। देखिए उसमें कई सारे हैं इशू, उस पर बात करता हूँ मैं भी, थोड़ी सी आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। हमारे साथ हैं जी आसिफ हनान साहब जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी आसिफ साहब? क्वेश्चन है जी आपका कोई तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। जी आसिफ साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? आपका क्वेश्चन नहीं है लगता जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया तो काफ़ी कन्वर्सेशन गुजर चुकी है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि न्यूबीज के लिए स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में। अच्छा, गालिबन इस सवाल का रिक्वायरमेंट्स का जो है प्रोसीजर का जवाब हम पहले दे चुके हैं, इसी पॉडकास्ट में 2 दफा दे चुके हैं। तो आप अगर चाहें तो इस पॉडकास्ट को जैसे ही रिलीज होती तो आप शुरू से सुनेंगे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। न्यूबीज के लिए अगर आप कह रहे हैं कि सर हम नए हैं, हमने एक्चुअली पढ़ने जाना है, हमारे लिए कौन सा कंट्री ठीक रहेगा, तो फिर हम इस चीज को जरूर डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। जी इनका जी जो है वेबसाइट है जी ये visaverse.pk, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये फ्री ऑफ कास्ट आपको डिटेल दे देंगे पूरी, और डिटेल से आपको समझा देंगे कि क्या तरीकाकार है। कोई लंबा तरीकाकार नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है कि आपके पास बजट होना चाहिए वीज़ा का, कि अगर बजट नहीं होगा तो बजट के बगैर जो है इम्पॉसिबल है। 45 लाख रुपया बजट है जी यूके के वीज़े के लिए। 45 लाख रुपया अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप यूके का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा मेमर साहब, डन बेस की जी बात करता हूँ मैं। डन बेस जी थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूं होता क्या है डन बेस पे। डन बेस पे ये जो लोग करते हैं ये एक विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का, जैसे स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, तो किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा इन्होंने अप्लाई करना होता है। या फिर कुछ ऐसे कंट्री हैं जैसे लैत्विया है, कुछ छोटे कंट्री हैं यूरोपियन, जहाँ पे ये जॉब ऑफर वगैरह भी कुछ कंपनी के साथ मिलके ये जॉब ऑफर लेते हैं, लेकिन वो जॉब ऑफर भी फेक होती हैं, आपको जॉब नहीं मिलती वहाँ पे आके। और उन कंपनीज के साथ इनका कुछ जानने वाले लोकल कंपनीज होती हैं, तो वहाँ से ये जॉब ऑफर लेते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए।
तो ये वीज़ा अप्लाई कर देते हैं जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वीज़ा अप्लाई करना है, इन्होंने स्पेन का करना है विजिट वीज़ा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मोस्टली डॉक्यूमेंट ये फेक बना के लगाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाते। बैंक स्टेटमेंट भी फेक होती है और उसके बाद जो आपके टैक्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी फेक होते हैं। और ये फेक डॉक्यूमेंट जो है ये लगाते हैं क्योंकि अगर बैन होंगे तो आप बैन होंगे, 10 साल का बैन लगेगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उन्होंने वो सारा पेपर वर्क जो है ना वो कोई भी ओरिजिनल नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट बना के आपके जमा करवा देना। और फीस उन्होंने आपसे हमेशा पे करवानी होती है कि जो एम्बेसी फीस है वो आप पे कर दें। एम्बेसी फीस होती है अप्रोक्सीमेटली $60 जो है यूरो होते हैं, 60 यूरो आप पे करवा देते हैं। और थोड़े बहुत पैसे आपसे और भी ले लेते हैं, 50,000 रुपया ले लिया या 1,00,000 रुपया ले लिया ये डॉक्यूमेंट की माध्यम के, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके प्रिपेयर किए और बाकी आपका वीज़ा लगेगा तो हम आपसे पैसे लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे। तो वो जो फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रिपेयर किए होते हैं वो इतनी सफाई से बनाए होते हैं कि बहुत दफ़ा जो ये होता है कि साल के तौर पे समझ लें कि 10% कोई ऐसी रेशो है कि 10% में किससे वीज़े कोई निकल जाए अंदर से। अगर 100 बंदों का अप्लाई किया तो 10 बंदों के वीज़े समझ लें अंदर से लग गए हैं वो फेक डॉक्यूमेंट की वजह से। तो उन्होंने फिर क्या करना है कि ऐसे बंदों से वो पैसे चार्ज कर लेते हैं कि आपका हमने वीज़ा जो है ना सक्सेस करवा दिया। और उन्होंने आपको बताना इस तरह होता है कि एम्बेसी के अंदर मेरा बंदा है, मेरी वहाँ पे अप्रोच है, मेरी यहाँ पे अप्रोच है, और आपको ये यकीन दिला देना होता है आपको कि मैं 100% आपका वीज़ा करवाऊंगा। और आपको भी पूरा अंधा यकीन हो जाता है और आप भी 20, 25, 30 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये बंदा तो मेरा 100% वीज़ा करवाएगा। और जब नहीं आना तो उसने सिर्फ हंस के दिखा देना है, उसने कहना नहीं लगा जी, मैंने बड़ी कोशिश की, और आपका बेड़ा गर्क हो जाना है कि आपका अगर बैन लग गया तो उसके बाद आप कहीं कर भी नहीं सकेंगे और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगी आपके पास। तो बेहतर तरीका ये बैन गारंटीड होता है वैसे। विजिट वीज़ा अप्लाई करना ही है आपने तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं और प्रॉपर वे में जो आपको बताएगा कि लीगल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट खुद लेके आएँ। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दें और आप अपना जो है टैक्स डॉक्यूमेंट सारे लेके आएँ। और अगर आपके पास नहीं है तो वो आप रेडी कर सकते हैं, आप वेट कर लें 5-6 महीने और वो अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, आपकी सक्सेस रेशो 100% हो जाएगी और आपका 100% वीज़ा लगेगा। और जो आपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपए में रेडी हो जाएंगे और आपका 20-25 लाख रुपया जो आपने लगाना है वो बच जाएगा। तो डन बेस के चक्कर में मत पड़े। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना ही है तो वो किसी अच्छे एजेंट से लीगल वे में जाके अप्लाई करें। अगर नहीं भी लगेगा कम से कम आप बैन तो नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग तो बैन ही हो जाते हैं कि दोबारा वो कर ही नहीं पाते। तो यूरोप का विजिट वीज़ा कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है और बड़ा इजीली लग जाता है। सबसे जो मेन चीज़ है ना किसी भी कंट्री का, जब आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना होता है तो वो कंट्री ये देखता है कि ये बंदा यहाँ पे आएगा, आने के बाद वापस जाएगा या नहीं जाएगा। अगर तो उनको ये लगे कि ये बंदा विजिट करके चला जाएगा तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। अगर उनको ये लगे कि ये बंदा यहाँ पे आएगा वापस नहीं जाएगा तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो आपने कैसे शो करवाना होता है कि मैं वापस जाऊंगा, आपने ये बताना होता है उनको कि मेरे पीछे जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस है, मेरी बड़ी अच्छी जॉब है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं इन सब के लिए मैंने वापस जाना ही जाना है, मैं आपके कंट्री में नहीं रह सकता। तो तब वो आपका वीज़ा 100% लगा देंगे। लेकिन उनको ये लगे अगर कि ना तो इसकी शादी हुई है, ना इसके बच्चे हैं, ना इसका कोई बिजनेस है, ना कोई टैक्स देता है, तो ये तो हमारे कंट्री में आएगा और आके यहीं पे इसने जम जाना है, वापस जाना ही नहीं है। तो वो आप पे लगाएंगे स्टैंप रिजेक्शन की कि ये ले रिजेक्ट और चल भी निकल। तो आपने ये डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं कि ये मेरी जॉब है, इतनी मुझे वेजेस हैं, इतनी मेरी सैलरी है, पिछले 6 महीने का, साल के आपने डॉक्यूमेंट लगा दिए। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाना है कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं कि मैं अगर आपके कंट्री में आता हूं तो मैं यहाँ पे आके कुछ ना कुछ पैसे स्पेंड ही करके जाऊंगा, मैं होटल वालों को दूंगा, मैं कुछ बाइंग करूंगा, कुछ टिकट लेने पे लगाऊंगा, तो आपके कंट्री के टूरिज्म को प्रमोट करूंगा, आपके कंट्री को फायदा होगा। तो कौन पागल है जिसके कंट्री को फायदा होना हो और वो वीजा ना दे आपको। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपकी अगर मैं ऐड करता चलूं कि देखें, इसमें हमारे कुछ यंगस्टर्स भी हैं जो 18 साल से ऑनवर्ड 20-22 साल की एज तक के होते हैं। अब आपको मालूम है हमारा सोशल फैब्रिक पाकिस्तान का वो डिफरेंट है। हम 20-22-23 साल की एज तक अपने वालिदैन के घर में रहते हैं, उन्हीं के पैसों पे पल रहे होते हैं जब तक जाके हमें नौकरी ना लगे। हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है, ये चीज बखूबी पता है यूरोपियंस को।
अगर आप 21-20 साल की उम्र में जा रहे हैं और ये फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के कि मैं इतने बड़े बिजनेस का एम्पायर का मालिक हूँ और मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टीज है, और फिर चेक करते हैं वो डिस्क्रिपेंसीज निकल के आ ही जाती है फेक डॉक्यूमेंट्स, वो उन्हें मालूम पड़ ही जाता है। आप कहते हैं मेरे फाइनेंशियल टाइज है, डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं, आप कहते हैं मेरी फैमिली टाइज है, फैमिली टाइज का प्रूव कर लेते हैं कि चले मेरे वालिद साहब वालिदैन भाई बहन यहाँ पर मौजूद है। जब फाइनेंशियल टाइज प्रूव करने की बारी आती है तो उसमें आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फिर आप एज देखते हैं, फिर उस एज को ना को रिलेट कर रहे होते हैं कि जो है ना ये स्टूडेंट की एक एज होती है, 18 की एज में स्टूडेंट एक 4 साल की डिग्री करने चला जाता है, ये 20 साल की एज में ये कैसे मुझसे जो है ना वीजा मांग रहा है, वो भी टर्म टाइम में। उनको हमारे टर्म टाइम्स का भी पता होता है, उन्हें ये भी पता होता है हमारी छुट्टी जून जुलाई अगस्त वाले टाइम पर होती है। अगर आप कह रहे हैं मुझे जनवरी में फरवरी में 15 दिन के लिए जाना है और आपको टर्म टाइम है वो नहीं मालूम होता है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, मिस्टेक्स कर जाते हैं। अच्छा, अगर आप तो जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं जो फॉर एग्जाम्पल जून या जुलाई में भी आप जा रहे हैं, छुट्टियों के दौरान भी हर चीज आप कह रहे हैं मेरे वालिद साहब दे रहे हैं मुझे हर चीज, लेकिन उन्हें मालूम है कि आप वो प्रीएम्प्टिवली भी आपका वीजा रिफ्यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि उनको शक गुजरा कि ये जेन्युइन बंदा नहीं है वापस नहीं जाएगा, लेकिन वो प्रीएम्प्टिवली भी कर देते हैं ये सोचकर कि ये है तो स्टूडेंट इन द एंड और ये पढ़ाई करने जा रहा है, पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहा है, और अगर ये 10-15 दिन के लिए हमें कह रहा है अगर ये 2-3 महीने ठहर गया इसकी पढ़ाई का नुकसान आ जाएगा, ये वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं। आप कहते हैं कि हमें वीजा मिलता नहीं है, वीजा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप लोगों ने अपने सराउंडिंग और अपनी सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया होता। वो चीजें कंसिडर करने के बाद ही अप्लाई करते थे, हालात साजगार हों, चीजें साजगार हों, आपके हाथ में चीजें पक्की हों, तब आप करें। और बाद में बैन की आप एक बात कर रहे थे, लोगों को अंदाजा नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स 90% पकड़े जाते हैं, वो 10% का मार्जिन होता है, निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको सिर्फ रिफ्यूज करके भेज देते हैं। लेकिन 90% जिनके फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं आपको मालूम भी नहीं होता और आपका 10 ईयर्स के लिए बैन होता है। फिर आप कहते हैं यार मैंने यूरोप के 10 कंट्रीज में अप्लाई किया, सब में से मुझे रिफ्यूजल आता है क्योंकि आपका बैन है। और फिर अगर आपने 3-4 दफा से ज्यादा अप्लाई कर भी लिया तो फिर वो आपको रेड लिस्ट पे डाल देते हैं, फिर आपको क्रिमिनल तस्वर किया जाता है कि आप किसी भी तरीके से आना चाहते हैं, कुछ तो मकसद है आपका, ये चीज याद रखा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह मेमन साहब जिस तरह से आपने बताया कि ये डॉक्यूमेंट पूरा एक सिनेरियो होता है, पूरा आपने पूरा एक फाइल पूरी रेडी करनी है, फिर आपने मतलब कि वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम लोग असल में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग कर देते हैं ना। मिसाल के तौर पे उनको हर चीज़ का एविडेंस चाहिए होता है, तो जो स्टूडेंट है वो एक लेटर यूनिवर्सिटी से भी बनवाएगा कि ये मेरा एक लेटर है कि जी मुझे छुट्टियां हैं इतना टाइम के लिए, और वो यूनिवर्सिटी से अपना मतलब कि सारा रजिस्ट्रेशन ये वो सारा बताएगा कि मैं ये डिग्री कर रहा हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स की तरफ से वो एक लेटर लगाएगा स्पॉन्सरशिप का कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, कि मुझे फंडिंग कर रहे हैं, कि आप सारे अपने मीन्स सारे उनको दिखाओगे, अपने पेरेंट्स के एसेट्स दिखाओगे। इसी तरह मतलब कि जब उनको ये लगेगा 100% के ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल हैं, तो कोई रीज़न नहीं बचती उनके पास कि उन्होंने कोई ना कोई रीज़न कुछ ना कुछ उन्होंने अंदर से ढूंढ के लिखना होता है कि हम इस वजह से हमें यहाँ से ये चीज़ डाउटेड लगी है और हम इस वजह से रिजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप अपील भी कर सकते हैं रिजेक्शन के ऊपर। तो विदाउट एनी मतलब कि कोई फेक डॉक्यूमेंट उनको ना मिले या कोई भी रीज़न ना नज़र आए तो फिर वो रिजेक्शन नहीं लगा सकते। रिजेक्शन लगाने की वजह होती है। और इसी तरह जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब वाले एक चीज़ बड़ी मिसिंग करते हैं कि जो जॉब वाले हैं उनको भी एम्प्लॉयर से एक लेटर लेना पड़ता है कि उसको जॉब से इतने अरसे की छुट्टियां मिल रही हैं, कि वो जॉब से भी छुट्टी लेके जा रहा है। अब लोग जॉब तो शो कर देते हैं, स्टेटमेंट भी लगा देते हैं, टैक्स भी लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं लगाते कि मुझे एम्प्लॉयर ने भी छुट्टी दे दी है कि तुम इतने अरसे के लिए जा सकते हो। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी कतर में फीफा हो रहा था, इसी तरह यूरोप में, यूके में, यूएसए में भी इवेंट्स होते हैं। आप ऐसे इवेंट्स में कोशिश करें कि ऐसे इवेंट्स के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करें, कि उनकी टिकट्स लें और अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ये शो करें कि मैं इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। जब आप इवेंट के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी चांसेस आपके मैक्सिमम हो जाते हैं कि ये स्पेसिफिक एक इवेंट के लिए ये बंदा एक हमारे कंट्री आना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो बंदा बताएगा जिसने आपसे लाखों रुपए नहीं लेने होते, सिर्फ उसने अपनी कंसल्टेंसी फीस चार्ज करनी होती है। जो लाखों रुपए वाला बंदा है ना, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, वो कहेगा सब कुछ मैं रेडी करूंगा, बस डन बेस पे जो है ना आपने मुझे 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए दे देना है तो मैं आपका वीज़ा करवाऊंगा। तो उसने फिर सारे डॉक्यूमेंट जो है सारे फेक डॉक्यूमेंट रेडी करके तो आपके लगा देने हैं, जैसे मैंने पहले बताया। वो भी काम ठीक से नहीं करते हैं,
वो चोरी तो 2 नंबरी भी ईमानदारी से नहीं करते हैं लोग। दो नंबरी अपनी तरफ होना, क्योंकि जल्दबाजी होती है ना कि पैसे आ जाए किसी तरह से, जो है ना बिल्कुल। डॉक्यूमेंट, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट आप जितने मर्जी अच्छे बना लें वो पकड़े जाते हैं किसी ना किसी लेवल पे। क्योंकि अच्छा, मैं पॉडकास्ट पे चीजें बताना नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह के लोग भी अक्सर ये पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, अपने मेथड्स को परफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन चले, मैं फिर ग्रेटर बेनिफिट के लिए मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप जब वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपने ये दिखाना है कि आप घूमने की नीयत से, टूरिज्म की नीयत से आप उनकी कंट्री में आ रहे हैं। अब उसमें आपने आइटनरी दिखानी होती है, मैंने ये घूमना है, मैंने ये करना है, ट्रैवल प्लान जिसे कहते हैं। ट्रैवल प्लान के साथ साथ एक थोरो रिटन कवर लेटर होता है। कवर लेटर के साथ साथ आपने उनको ये, अच्छा सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा आइटनरी है ट्रैवल प्लान, अगर ये नहीं लगा हुआ होता ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीजा रिफ्यूज होते हैं। अगर तो कोई जेन्युइन कंसल्टेंट भी है जो आपका वीजा करवाता है, मैंने उनके थ्रू भी लोग भी वीजा रिफ्यूज होते देखे हैं, और मैंने उन्हीं क्लाइंट्स के वीजा दोबारा अप्लाई करवा के लग रहे भी हैं सेम कंट्रीज में। रीजन उसका ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी कभी प्रिपेयर नहीं होती सही से। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप देखनी होती है। अब कवर लेटर आपने आधे पेज का लिख के दे दिया कि दिस शुड बी सफिशिएंट इनफ, ऐसा नहीं होता। हमने 3-3, 4-4 पेजेस के कवर लेटर क्लाइंट्स के लिख के दिए हैं, लिखवाए हैं उनसे बैठ के। उसके साथ साथ हमने उनको ट्रैवल प्लान प्रॉपर बनाया है कि अब हम स्पेन में गल्फ फर्स्ट घूमने जा रहे हैं, तो हम अल्हम्रा जाएंगे, टोलेडो जाएंगे, हम सिविलिया जाएंगे, बार्सिलोना जाना है, हमने ये देखना है, ये घूमना है। ये आपका ट्रैवल प्लान है, आप उनको बता रहे हैं। फिर आप उसके साथ साथ बता रहे हैं कि हमने यहाँ रहना है, ये यूनिवर्सिटीज है, सॉरी ये होटल्स हैं, हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे, ये उससे इनको ये पता चलता है कि आपकी रिसर्च है काफी टाइम की, आपने इसके पीछे थॉट प्रोसेस आपने लगाया है कि भाई मुझे छुट्टियां मिली है कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से या अपने काम से, तो मैंने घूमना है यूरोप में, तो मैंने इस मुल्क में घूमना है, तो मैंने इसके लिए नॉलेज ली है, इंफॉर्मेशन ली है। तभी जब 3-3, 4-4 पेजेस के कवर लेटर्स आ जाते हैं, तो तभी जाके वीजास भी लगते हैं। इसमें ये है जी, देखिए हेल्प कर देता हूँ मैं बहुत सारे लोगों की, कि आजकल चैट जीपीटी आया हुआ है। चैट जीपीटी पे जाएं, सिंपल वहाँ पे जाके अगर आप लिख देंगे कि 7 डेज के लिए मैंने पाकिस्तान से लंदन जाना है, मुझे 7 डे का जो है ट्रैवल प्लान बना दो, होटलों के नाम बता दो और प्लेसेस विजिट करनी है जो मैंने, वो मुझे बता दें, तो आपको इतना ज़बरदस्त ट्रैवल प्लान बना के देगा ना कि वीज़ा वाले भी हैरान हो जाएंगे कि इस बंदे को हमारे मुल्क के बारे में कितनी रिसर्च है। तो ये डिटेल में जानता है कि मैंने कौन कौन सी जगह देखनी है और कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है मेमन साहब, आज आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप रही जी, काफ़ी लोगों ने जाना वीज़ा के बारे में। तो वक्तन फ़वक्तन टाइम निकालते रहा करें जी, हमारी जो यूथ के लिए कोई बेनिफिट बातें, कि जो फ्रॉड जो हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, ताकि इनसे बच सकें, जो लोगों को एक राइट पाथ जो है उसके बारे में बताएं, कि सिर्फ एंट्री के चक्कर में जो कश्तियाँ उल्ट जाती हैं और उसके चक्कर में पड़े रहते हैं और सारे अपनी ज़िंदगी का सरमाया ज़ाया कर देते हैं। उसके बाद सारी ज़िंदगी यहाँ यूरोप में रहते हैं, वापस नहीं जा पाते, सिर्फ इसलिए कि पीछे सारा कुछ जो है उन्होंने लगा दिया होता है, कोई रास्ता नहीं उनको नजर आता, और ना वो पीछे के रहते हैं ना यहाँ के रहते हैं, दोनों तरफ से जलालत होती है। तो इस जिंदगी अच्छा, से बचा जा सके। आपको मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसी पॉडकास्ट के तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्लाइंट एंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग क्लाइंट को एंगेज करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे ट्विटर स्पेस पर भी इंशाल्लाह ताला, और बहुत जल्द आपके सवालों से भरपूर एक वीडियोस भी है, एक आध वीडियोस हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डालेंगे, जिसमें आपके आम पूछे गए सवालों के जवाब भी होंगे, काफी सारी चीजें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट विद इन 10-15 डेज रखें, जिसमें आपको बड़ी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको मालूम है काम के हवाले से भी थोड़ा बिजी होता हूँ, और मैं खुद भी थोड़ा बहुत लेजी हो गया हूँ आजकल। जी इंशाल्लाह। तो आप मुझे कुछ कीजिएगा उस पॉडकास्ट में। बेसिकली हमने इन फ्रॉड्स पे बात करनी है स्पेसिफिकली, देखिए मैं कौन कौन से फ्रॉड हैं मार्केट में और उसको हम काउंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले भी सजेस्ट किया था, ये पॉडकास्ट से पहले मेरी आपसे जब बात हुई मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट उठाएं और साथ साथ लोगों को एंगेज करें, कि आप लोग अपना पॉडकास्ट करें और जो भी आपका नॉलेज है वीज़ा के बारे में लोगों से शेयर करें, जो हमारे जो यंगस्टर हैं इनको बताएं, इनका बेनिफिट हो, कि बेनिफिशियल कंटेंट आप लेके आएँ और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको ये प्लान जो दिया है कि लॉन्ग टर्म में
आप जब ये बार-बार अपने पॉडकास्ट करेंगे, वीडियोस बनाएँगे, लोग आपके साथ एंगेज होंगे मैक्सिमम, तो उससे क्या होगा कि एक लेवल पे आके जब आपकी फैन फॉलोइंग इतनी हो जाएगी, आपके वीडियोस के व्यूज इतने हो जाएंगे, यूट्यूब के इतने व्यूज हो जाएंगे आपके, कि आपको ये वीजा कंसल्टेंसी फीस वगैरह आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे छोड़ो यार, फीस के बगैर ही रोजाना आया करो मेरे ऑफिस में, और मुझे जो भी डिटेल मुझसे बैठ के नॉलेज लेके जाओ बस। कि आप जो है फीस चीज को भूल जाएं और आप सिर्फ लोगों को एंगेज करें, लोगों के लिए बेनिफिशियल कंटेंट जो है वो बनाएं, आप बेनिफिशियल कंटेंट बनाएं और पाकिस्तानी लोगों की हेल्प करें, कि लोगों के लिए हेल्पफुल बने। आप जितना ज्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, प्रमोट करेगा। और लॉन्ग टर्म का हमेशा, जब भी बिजनेस होता है ऑन गोइंग एक एक्टिविटी लॉन्ग टर्म, कि ये हमने रातों रात अमीर नहीं बनना होता, कि ये साल साल चलना, जितनी देर हमारी जिंदगी है उतनी देर समझ लें हमारा काम कारोबार साथ साथ चलता रहता है। तो लॉन्ग टर्म पे हमेशा हमारी नजर होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमें ये बिजनेस कैसे ग्रो करना है, किस लेवल पे हमने लेके जाना है। आप इसी तरह हमारे यंगस्टर को साथ इन्वॉल्व करें, लोगों को साथ लेके आएँ, और मुख्तलिफ जो यंगस्टर हैं उनको ऑफर करें, जो मुख्तलिफ अपने सिटीज में ऑफिस बनाए वो छोटे छोटे, और वो भी इसी तरह की मतलब कि वीज़ा के बारे में नॉलेज लें और लोगों को गाइड करें। और वो भी इसी तरह यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कंटेंट क्रिएट करें और यहाँ पे रहते हुए 45 लाख रुपया बचाएं और लोगों को जो रियल जो चीज है वो बताएं कि ये जो है लाइफ की रियल अप्रोच हमें बिल्कुल देनी चाहिए लोगों को। हकीकत यही है कि लाइफ की बिल्कुल हकीकत है, सुनहरी बात या सब बात तो नहीं दिखाने। अपने 5 रुपए के लिए, अपने 5 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का 5,000 मत डबोएं, कि हमारा 5 रुपए के बेनिफिट के लिए जो है ना हम किसी को रॉन्ग पास दिखाएं, जो पाकिस्तान में हो रहा है कि अपने 25 लाख के लिए उन्होंने एंट्री ले देनी है, सिर्फ जाओ भाई। हमें सारे एस्पेक्ट सामने रखने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनेस्ट ओपिनियन दें हर चीज के बारे में। भाई ये फीस है, वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होने वाली, वहां पे 2 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, ये सारे हालात हैं। अब इन हालात को देखो और इन हालात को देखते हुए फिर आपने फैसला करना है खुद, अंधा फैसला मत करो कि आप वहां पे जाके अब ठीक है मेमन साहब, फिर हम सेशन एंड करते हैं आज का, फिर इंशाल्लाह सेशन रखेंगे। और आप भी जो है जी अपना जो रेगुलर सेशन शुरू करें अपने पेज के ऊपर, जो है ना लोगों को एंगेज करें और बेनिफिशियल कंटेंट क्रिएशन शुरू करें, फिर इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह ताला उस पे वर्कआउट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया टाइम देने का। फिर इंशाल्लाह गपशप होगी। अल्लाह हाफिज जी, अपना ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।